हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत वीआई ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 5 की। और ये पेपर नंबर 5 है हमारा एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विथ लो विजन। ये आप देख सकते हैं कोर्स कोड 5, यानी कि ये पेपर नंबर 5 है आपका, कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा। ये वीआई ट्रेड है और वीआई ट्रेड के बच्चों को ही केवल इसको पढ़ना है। जो आईडीडी से संबंधित हैं या फिर जो एचआई से संबंधित हैं उन्हें ये पेपर अध्ययन नहीं करने हैं। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो कॉमन पेपर होते हैं मैं उसको पहले से ही वीडियो में बता देती हूँ कि ये सभी बच्चों के लिए है, यानी कि एचआई वीआई आईडीडी तीनों ट्रेड के लिए। तो यहाँ पे जो ये वीडियो आपको दी जा रही है ये केवल और केवल वीआई ट्रेड के बच्चों के लिए है। उनका पेपर नंबर 5 है। ये कॉमन कोर्स फर्स्ट ईयर में मात्र 2 पेपर हैं, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। तो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 4 ये मात्र एचआई वीआई आईडीडी तीनों ट्रेड के सभी बच्चों को कॉमन कोर्स के रूप में पढ़ना है। बाकी वीआई ट्रेड में आपके अलग अलग और भी जो सब्जेक्ट हैं उसमें से ये पेपर नंबर 5 आप लोगों को सॉल्व कराया जा रहा है। और इस वीडियो में आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। प्रत्येक वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 20-20 क्वेश्चन दे करके आप लोगों की तैयारी कराई जाएगी। और बाकी इसके पहले जो सब्जेक्ट हैं 4 सब्जेक्ट, यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी है और वीआई से संबंधित उनके 3 पेपर, और उसके बाद कॉमन कोर्स जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग है, इन सभी से संबंधित आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी करा दिए गए हैं। आप चैनल पर विजिट करते हुए सारे वीडियो एक बार ज़रूर देख लें। यदि चैनल पर नए हैं तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य वीडियो जब इस यूट्यूब चैनल पे पड़े तो आप लोगों को तत्काल वो मिल जाए और आप लोगों की बेहतर तैयारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं और हमें क्या क्या तैयारी करनी है। ये आप देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि दृश्य तीक्ष्णता क्या है। दृश्य तीक्ष्णता का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके आँख के द्वारा कितना देखने का रेंज है, उसकी सीमा क्या है, देखने की क्षमता क्या है, ये चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहा है। तो देखने की क्षमता क्या है, रंगों को समझने की क्षमता होती है ये, या दृष्टि की स्पष्टता होती है, या परिधीय दृष्टि की सीमा होती है, या कम रोशनी में देखने की क्षमता होती है। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसे ही सभी क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे। तो चारों क्वेश्चन में आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी। क्योंकि जो दृश्य तीक्ष्णता होती है इसका मतलब ये होता है कि क्षमता, देखने की क्षमता, अगर देखने की क्षमता स्पष्ट रूप से है तो वही आपके दृश्य तीक्ष्णता कहलाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि दृश्य क्षेत्र परीक्षण क्या मापता है। तो दृश्य क्षेत्र परीक्षण ये हम देखेंगे क्या मापता है। पहला ऑप्शन है रंग भेदभाव, दूसरा है गहराई की धारणा, तीसरा है परिधीय दृष्टि, या फिर दृश्य तीक्ष्णता। तो दृश्य क्षेत्र जो है वो परिधीय दृष्टि, इसको ये मापता है। तो इन सभी क्वेश्चनों को बहुत ही केयरफुली आप पढ़िएगा ताकि ऑप्शन आपको एक जैसे ही लगभग दिखेंगे तो गलत ना होने पाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 कि संयुक्त राज्य अमेरिका में अंधेपन की मानक कानूनी परिभाषा क्या है। तो फर्स्ट यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो है सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आँख में 20/100 या उससे भी खराब दृश्य तीक्ष्णता,
या फिर ऑप्शन नंबर बी, सुधारात्मक लेंस के साथ बेहतर आँख में 20/200 या उससे भी खराब दृश्य तीक्ष्णता। नेक्स्ट है 20 डिग्री या उससे कम का दृश्य क्षेत्र, या बी और सी आपका दोनों सही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो दा है यानी कि 20 डिग्री या उससे कम जो है दृश्य क्षेत्र, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में अंधेपन की जो एक मानक कैटेगरी के अनुसार जो परिभाषा दी गई है उसमें यही कहा गया है कि जो 20 डिग्री तक उसके देखने की क्षमता है, या जो उसका सीधे देखने पर उसके अगल बगल दोनों क्षेत्र बनते हैं, तो ये आपके किसके द्वारा दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ये मानक तैयार किया गया है। इसी के द्वारा ये परिभाषित किया गया है कि 20 डिग्री तक अगल बगल आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से कौन सा दृश्य तीक्ष्णता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य माप है? तो फर्स्ट ऑप्शन है डायोप्टर है, या फिर डिग्री है, या मिलीमीटर है, या फिर भिन्नात्मक संकेतन जैसे 20/20। तो यहाँ पे आप जानते ही हैं जब आप ब्लाइंडनेस की परिभाषा या फिर लो ब्लाइंडनेस की परिभाषा जब आपने पढ़ा है तो उसमें आपको अक्सर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भिन्नात्मक संकेतन। क्योंकि आप जानते हैं कि जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके देखने की जो क्षमता होती है वो 20 फुट की दूरी से जो चीज़ें देख लेता है वही सारी चीज़ें जो एक लो विजन की कैटेगरी में आता हो या ब्लाइंडनेस की कैटेगरी में आता हो वो वहाँ से बिल्कुल नहीं देख पाएगा, बल्कि 6 मीटर पे लाएंगे तो वहाँ 6 फीट की दूरी पे लाएंगे तो वहाँ से भी वो नहीं देख पाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा बच्चों में कम दृष्टि का एक सामान्य कारण है? तो जो बच्चे हैं सामान्य बच्चे, इनमें जो दृष्टि कम होती जाती है इसका सामान्य कारण क्या हो सकता है? पहला है मोतियाबिंद, या फिर आयु संबंधित धब्बेदार अंधपतन या ग्लूकोमा, या फिर समय से पहले रेटिनोपैथी। आप जानते ही हैं कि जो आँख हैं इस आँख से संबंधित काफ़ी आँख से के डिजीज हैं, जो कि आप जानते हैं मोतियाबिंद भी है आपका, और ये चीज़ें अंधपतन और ग्लूकोमा, समय से पहले रेटिनोपैथी, ये सभी चीज़ें इसमें जिम्मेदार होता है। लेकिन बच्चों में जो कम दृष्टि का सामान्य कारण बनता है वो ग्लूकोमा बनता है, समय से पहले रेटिनोपैथी बनता है। ग्लूकोमा जो है ये बहुत ही हाई पैमाने पे है और काफ़ी ग्रसित इससे व्यक्ति आपके भारत में मिलते हैं। समय से पहले रेटिनोपैथी अगर हो जा रहा है तो बच्चे में वो कम दृष्टि का एक कारण बन सकता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या है? तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा लेंस में धुंधलापन पैदा करने वाली स्थिति है, या फिर परिधीय दृष्टि हानि का कारण बनने वाली एक प्रगतिशील बीमारी है, या केंद्रीय दृष्टि हानि का कारण बनने वाली स्थिति है, या रेटिना का संक्रमण है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है परिधीय दृष्टि हानि का कारण बनने वाली एक प्रगतिशील बीमारी है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि कौन सी स्थिति शंकु के आकार के कार्निया की विशेषता है जो विकृति दृष्टि की ओर ले जाती है, यानी कि जो देखने की क्षमता को कम करती जाती है। तो फर्स्ट है ग्लूकोमा, सेकंड है आपका मधुमेह या रेटिनोपैथी, या फिर केराटोकोनस, या फिर मोतियाबिंद। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी है केराटोकोनस, ये आपका शंकु के आकार का ये होता है, ऐसी स्थिति पैदा करता है और कार्निया की एक प्रकार से ये विशेषता को बताता है और कार्निया में ही होता है। तो इस तरीके से फिर वो धीरे धीरे अगर उसमें कोई भी खराबी आ रही है, विकृति आ रही है, तो फिर वो बच्चा अच्छे से या व्यक्ति अच्छे से देख नहीं पाता है, देखने की क्षमता वो धीरे धीरे खोने लगता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि मधुमेह संबंधी रेटिनोपैथी में दृष्टि हानि का प्राथमिक कारण क्या है? तो रेटिनोपैथी में दृष्टि हानि का प्राथमिक कारण क्या हो सकता है? रेटिना का अलग
होना, या फिर रेटिना में रक्त वाहिकाओं को नुकसान, या ऑप्टिक तंत्रिका शोष होगा, या फिर मैकुलर डिजनरेशन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि रेटिना में रक्त जो वाहिकाएं होती हैं वो जब क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो अक्सर रेटिनोपैथी बच्चों में देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 9 कि कम दृष्टि वाले बच्चों में आमतौर पर कौन सा मनोवैज्ञानिक प्रभाव देखा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आत्मविश्वास में उनकी वृद्धि होती है, या फिर बेहतर सामाजिक कौशल होता है, या चिंता और अवसाद के शिकार होते हैं, या उच्च शैक्षणिक उपलब्धि प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे आप जानते हैं जिन बच्चों में देखने की क्षमता कम पाई जाती है वो ना तो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होते हैं, ना ही उनका सामाजिक कौशल बेहतर होता है, ना ही वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। यहाँ पे सही ऑप्शन ये होगा कि वो चिंता और अवसाद से ग्रसित रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कि कम दृष्टि वाले बच्चे के सामाजिक संपर्क को कैसे प्रभावित कर सकती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका साथियों के साथ संबंधों में सुधार करके, या अलगाव और सामाजिक वापसी का कारण, या समूह गतिविधियों में बढ़ती भागीदारी, या बेहतर संचार कौशल का विकास करके। तो कम दृष्टि वाले बच्चों के जो सामाजिक संपर्क होते हैं वे एक तरीके से अलगाव और सामाजिक वापसी का कारण जो है ये प्रभावित कर सकती है, क्योंकि अगर आप इनको समाज से अलग रखेंगे तो भी ये अच्छे से वहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, ना ही उनके साथ में इनका कोई सामंजस्य बैठ पाएगा, कोई सामाजिक संपर्क नहीं हो पाएगा अगर समाज में इन्हें अलगाव की स्थिति में रखा जाए या कोई संपर्क ना रखा जाए समाज से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि बच्चों में कम दृष्टि के मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कम करने में माता पिता और शिक्षक क्या भूमिका निभाते हैं। तो जब बच्चों में दृष्टि हानि आने लगती है तो उसको कम करने के लिए माता पिता और शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि शैक्षणिक चुनौतियों प्रदान करते हैं, या बच्चे की दृश्य आवश्यकताओं को अनदेखा करते हैं, या भावनात्मक समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं, या मार्गदर्शन के बिना स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ आप जानते ही हैं कि अगर माता पिता शिक्षक उसके साथ में भावनात्मक समर्थन भी रखें और साथ में उस बच्चे को प्रोत्साहन दें, हमेशा उसको मोटिवेट करें, तो फिर वो बच्चा आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सा हस्तक्षेप कम दृष्टि वाले बच्चों में चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें साथियों से अलग करना, सेकंड है कम दृष्टि सहायता उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना, तीसरा है उनके शैक्षणिक कार्यभार को कम करना, और लास्ट है आपका उनकी दृश्य दुर्बलताओं को अनदेखा करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम दृष्टि सहायता उपकरण और प्रशिक्षण प्रदान करना। जो भी बच्चे वो चाहे दृष्टि हानि में हो या फिर वो श्रवण हानि में हो, सुनने में उनके कमी आ रही हो या फिर उनके अन्य दिव्यांगताओं से वो ग्रसित हों और उससे उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही हों, तो ऐसे में उनकी सहायता करनी चाहिए। उनको जो भी ज़रूरत के उपकरण चाहिए वो उनको दिलाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि बच्चों में कम दृष्टि का एक प्रमुख शैक्षिक निहितार्थ क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है कि उन्हें किसी विशेष शैक्षिक सेवाओं की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें अक्सर व्यक्तिगत शिक्षा योजनाओं IEP की आवश्यकता होती है, या उन्हें दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अलग अलग स्कूलों में रखा जाना चाहिए, या फिर वे बिना किसी संशोधन के सामान्य दृष्टि वाले बच्चों की तरह ही सीखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वे सभी बच्चों के साथ में वैसे ही सीख पाएँ जैसे अन्य बच्चे सीखते हैं। उन्हें दृष्टिबाधित बच्चों से अलग भी नहीं रखा जाता है, अलग स्कूल नहीं उनका बनाया जाता है, उनको साथ में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और दिव्यांग दोनों बच्चों को शिक्षित किया जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उन्हें
अक्सर व्यक्तिगत योजनाओं आईईपी की आवश्यकता होती है। इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, ये इसका फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षक कक्षा में कम दृष्टि वाले बच्चों को कैसे समायोजित कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है मानक आकार की प्रिंट सामग्री का उपयोग करके, या फिर असाइनमेंट के लिए अतिरिक्त समय देकर, या बड़े प्रिंट या ब्रेल में सामग्री प्रदान करके, या फिर उन्हें कक्षा में पीछे बैठा करके। तो यहाँ पर हम देखेंगे मानक आकार की प्रिंट, जो मानक है वो हम उन्हें नहीं दे सकते हैं, वे अच्छे से उसको देख नहीं सकते हैं और अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। तो इनके लिए इनलार्ज प्रिंट बुक आती है, उसके द्वारा ये बच्चे पढ़ते हैं। असाइनमेंट के लिए अतिरिक्त समय देकर भी आप कोई भी वहाँ पर बच्चे में इम्प्रूव नहीं करवा पाएंगे। हाँ, बड़े प्रिंट वाले या ब्रेल में सामग्री प्रदान करके आप इनको शिक्षित कर सकते हैं। अच्छे से आप सामान्य बच्चों के साथ में बिठा करके आप लर्न करा सकते हैं, क्योंकि इनलार्ज प्रिंट बुक जो होता है, जिसको बड़े प्रिंट वाली बुक बोलते हैं, इसमें काफ़ी अक्षर बड़े बड़े होते हैं, जो सामान्य मानक के आकार के अक्षर होते हैं, उससे ये काफ़ी बड़े होते हैं, तो देखने में समस्या नहीं आती है। बाकी उन्हें कक्षा में पीछे बिठा करके आप उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि कम दृष्टि वाले बच्चे के लिए कौन सी सहायक तकनीक उपयोगी होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वाइट बोर्ड, सेकेंड है ऑडियो पुस्तकें और स्क्रीन मैग्नीफायर, या फिर मानक पाठ्य पुस्तकें, या ओवरहेड प्रोजेक्टर। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पाते हैं या देखने में समस्या होती है, उनके लिए ऑडियो बुक या फिर स्क्रीन मैग्नीफायर यूज किया जाता है। बच्चे कम देख पा रहे हैं तो उनके लिए मैग्नीफायर यूज किया जाता है, अक्षरों को वो बड़े कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है। फर्स्ट ऑप्शन है विभिन्न वातावरणों में स्थिरता और सहायता सुनिश्चित करने के लिए, या फिर सहायक उपकरणों की आवश्यकता को कम करने के लिए, या बच्चे के कार्यभार को बढ़ाने के लिए, या फिर विशेष शिक्षा शिक्षकों की भागीदारी को कम करने के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि विभिन्न वातावरणों में स्थिरता और सहायता सुनिश्चित करने के लिए कम दृष्टि वाले बच्चों की शिक्षा में सहयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा आपका कि कम दृष्टि की प्रारंभिक पहचान क्यों महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि जब बच्चा शुरुआत में कम देख रहा होता है, उसी टाइम पे अगर आप बच्चे का स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो फिर इससे आगे क्या फ़ायदा हो सकता है और क्यों ये ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि यह समय पर हस्तक्षेप और सहायता की अनुमति देता है। दूसरा है यह विशेष शिक्षा सेवाओं की आवश्यकता को समाप्त कर देता है, तो ये निगेटिव है आपका। यह वयस्कता में सामान्य दृष्टि की गारंटी देता है, तो ये भी आपका निगेटिव है, गारंटी वगैरह नहीं देता है। इसका बच्चे के विकास पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यह समय पे हस्तक्षेप और सहायता की अनुमति देता है। अगर आप प्रारंभिक में ही स्क्रीनिंग कर ले रहे हैं तो फिर जो भी बच्चे में दिक्कतें आएंगी या जो समस्याएं देखने को मिल रही हैं, आप उससे रिलेटेड यहाँ पे हस्तक्षेप की प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 कि बच्चों में कम दृष्टि की प्रारंभिक पहचान में आमतौर पर कौन सा पेशेवर शामिल होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हृदय रोग विशेषज्ञ होता है, क्या ऑप्टोमेट्रिस्ट या नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है, या फिर दंत चिकित्सक या भौतिक चिकित्सक। तो आप जानते ही हैं कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर नेत्र रोग विशेषज्ञ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के लिए एक सामान्य प्रारंभिक हस्तक्षेप क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है सुधारात्मक सर्जरी है, या दृष्टि चिकित्सा और कम दृष्टि सहायता का उपयोग है, या मानक चश्मा निर्धारित करना, या दृश्य हानि की अनदेखी करना।
तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे सटीक आंसर आपका बी है कि दृश्य चिकित्सा और कम दृष्टि सहायता का उपयोग करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि कम दृष्टि वाले बच्चों के शैक्षिक परिणामों पर प्रारंभिक हस्तक्षेप कैसे प्रभाव डाल सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका, यह उनकी सीखने की क्षमता को सीमित कर देता है, तो ऐसा नहीं है। या बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी और ऑप्शन यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। इसका शैक्षणिक परिणामों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो गलत है। यह केवल सामाजिक संपर्क में मदद करता है, तो केवल ऑप्शन वैसे भी निगेटिव है आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यह बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन और स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। तो इस वीडियो में आपको 20 क्वेश्चंस कराए गए हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ करके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको वीडियो दी जा रही है इसको भी आप लोग पढ़ लें, और जिस भी ट्रेड से आप लोग हैं उस ट्रेड से संबंधित आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। आने वाले समय में HI और IDD सभी से संबंधित वीडियो यहाँ पे अपलोड की जाएगी। तो तब तक के लिए यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब आप लोग बताते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हमें भी एक तरीके से प्रोत्साहन मिलता है और भी वीडियो बनाने का। तो आप लोग कहीं समझने में अगर समस्या आ रही है तो कमेंट बॉक्स में उसको भी लिखें। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।